हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम लेकर आए हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो मेंडल का जो वर्क था, वो जो वर्क था मेंडल द्वारा किया गया इनहेरिटेंस के ऊपर, वो 1900 तक, ठीक है, कब तक भाई? 1900 तक क्या है, 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा भाई। ठीक है, मेंडल का जो वर्क है, मेंडल्स वर्क 1900 तक ये क्या रहा बेटा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब है कि उनको इतनी अहमियत नहीं मिली इनके वर्क को। तो इसके कई कारण थे भाई। पहला कारण ये था कि उस दौरान, मेंडल के दौरान, जो पहला कारण था वो था कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था वहाँ पर इतना ज़्यादा, ताकि उनके वर्क को क्या मिल सके, ज़्यादा महत्व मिल सके। दूसरा क्या था, जिसके चलते जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन थे, जो कि मेंडल द्वारा कहे गए थे कि वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, स्टेबल हैं, डिस्क्रीट हैं, ठीक है, चेंज नहीं होते समय के साथ। एंड पेयर ऑफ अलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड वाज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक, कहने का मतलब है जीन्स हैं वो क्या थे? स्टेबल थे, डिस्क्रीट यूनिट थे, एक एकांकी एक इकाई थे। और जो पेयर ऑफ अलील्स थे ये क्या है? ब्लेंड नहीं करते थे, मिक्स, मतलब एलील्स की क्या है, मिक्सिंग नहीं होती थी। ठीक है, ये बात जो थी उनके उस दौरान के दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी। और एक्सेप्टेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि जो कंटिन्यूस वेरिएशंस जो देखने को मिलती हैं नेचर में, ठीक है, कंटिन्यूस जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर, नेचर के अंदर, ये बात उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा? जो ब्लेंडिंग है, यानी कि पेयर ऑफ अलील्स की, अगर इसको हम देखें, जो पेयर्स ऑफ अलील हैं, पेयर्स ऑफ एलील्स, जो कि मेंडल ने कहा था दे डज नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, ये ब्लेंड नहीं करते। तो ये जो पॉइंट था ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इसको, जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो देखने को मिलती हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो देखने को मिलती हैं, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इनका काम भी क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। दूसरा क्या था कि मेंडल ने पहली बार मैथमेटिकल अप्रोच को यूज किया था टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एक नई, एक क्या थी, अप्रोच थी, और जिसके चलते भी इनकी जो थ्योरी थी, इनके जो लॉज थे, इनकी जो स्टेटमेंट्स थी, उनको एक्सेप्ट करना बड़ा ही मुश्किल था। ठीक है, और लास्ट वन हमारा क्या था कि वो किसी प्रकार का फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया कि ये जो एलील्स हैं, जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है भाई, तो ये कुछ थे आपके कारण जिसके चलते मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा काफी समय तक। ठीक है, उसके बाद लगभग 1866 की बात करें तो 1866 में से लेकर 1900 तक, 1900 तक, तीन साइंटिस्ट थे भाई। पहले हमारे थे ह्यूगो डिवरिस, ह्यूगो डिवरिस, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम। दूसरा हमारा है कार्ल कार्ल कोरेंस। तीसरे हमारे थे कौन भाई?
वॉन चेरमार्क। इन 3 साइंटिस्टों ने इंडिविजुअली क्या किया, जो मेंडल का जो वर्क था, जो मेंडल के जो लॉ थे उनके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया किसका, मेंडल के वर्क का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और वॉन चेरमार्क द्वारा मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की गई। ठीक है, 1866 में। और यहाँ से मेन बात क्या है, ह्यूगो डिवरीज द्वारा किस पे काम किया गया था भाई, ये इंपॉर्टेंट है, वो है यूनोथेरा। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूनोथेरा लेमार्कियाना, लेमार्कियाना। ठीक है, और इन्होंने इस प्लांट के अंदर क्या है, म्यूटेशन के बेस पर क्या है, म्यूटेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। दे गिव द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन बेस्ड ऑन देयर वर्क ऑन एनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, और कार्ल कोरेंस की बात करें, कार्ल कोरेंस ने किस पे काम किया था भाई, गार्डन पी पर काम किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो बेरली पे काम किया था, वी ट्राई हाइब्रिड्स पे काम किया था, और इसके अलावा उन्होंने काम किया था ओट्स हाइब्रिड्स के ऊपर काम किया था। ठीक है, और वॉन चेरमार्क की बात करें तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया भाई, इन्होंने भी क्या है, गार्डन पी के ऊपर काम किया। किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर काम किया इन्होंने भी। ठीक है, और इसकी बात करें भाई, ये जो बेरली है, वी ट्राई हाइब्रिड है, ओट हाइब्रिड है, तो इनके ऊपर काम करने वाले कौन थे भाई, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, तो उसको सुधार लीजिएगा। तो वॉन चेरमार्क द्वारा काम किया गया किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर भी, बेरले के ऊपर भी, वी ट्राई हाइब्रिड के ऊपर भी, ओट हाइब्रिड्स के ऊपर भी। और कार्ल कोरेंस की बात करें तो उन्होंने गार्डन पी के साथ साथ किस पे काम किया, उन्होंने मिराबिलिस जलापा के ऊपर भी काम किया। ठीक है, जिसे हम 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 4 o'clock प्लांट के नाम से भी हम जानते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये based on these work on these experimental materials they recognize the work of the मेंडल। तो उन्होंने पाया कि मेंडल का जो वर्क है वो काफ़ी क्या है, विश्वासप्रद है, सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने यही तो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा कि जो मेंडल का जो काम है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए हम बात करें थोड़ा और आगे। अब 1902 बाई 1902, ठीक है, बाई 1902, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, बाई 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैड बीन वर्कड आउट। ठीक है, यानी कि बात करें, देखो 1902 तक की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो माइक्रोस्कोपी का जो वर्क था, यानी कि माइक्रोस्कोपी, हम किसकी बात करें बेटा, माइक्रोस्कोपी में काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी थी 1902 तक। ठीक है, जिसके चलते हम क्या है, सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर हैं, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनको हम क्या है आसानी से स्टडी कर सकते थे, उनके बारे में जान सकते थे। ठीक है, और जिसके चलते हम क्या कर पाए बेटा, जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है, क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट है उसको हम क्या है ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, वही बात लिखी ना यहाँ पर भाई, 1902 द क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट के कारण क्या है, हम क्या है क्रोमोसोम की जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम की मूवमेंट्स जो होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उसको हम क्या कर पाए बेटा, आसानी से ऑब्जर्व कर पाए कि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये सारी बातें हम जान पाए। ठीक है, तो क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो वर्ड हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा एंड जोम, मतलब बॉडी। क्रोमा मतलब क्या है, कलर्ड होता है, और जोम्स का मतलब क्या होता है, बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी।
ठीक है। तो स्टेनिंग हम कर पा रहे थे उस दौरान, स्टेनिंग हम कर सकते थे, स्टेनिंग के द्वारा हम जान सकते थे कि जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो किस प्रकार की होती है। ठीक है। तो इसी दौरान वाल्टर सट्टॉन एंड थियोडोर बोवेरी, ठीक है, यानी कि 1902 में जो दो साइंटिस्ट थे हमारे, वाल्टर सट्टॉन एंड थियोडोर बोवेरी, इन्होंने ऑब्जर्व किया, किसके ऊपर क्या ऑब्जर्व किया भाई, जो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व किया, क्रोमोसोम की जो मूवमेंट्स हैं उसको ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करता है उस दौरान मूवमेंट किया, और उन्होंने क्या कहा कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम्स का, स्टडी करने में क्या कहा कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का वो क्या है बेटा, पैरेलल है किसके, बिहेवियर ऑफ द जीन्स। ठीक है, जिस प्रकार जीन्स हमारे क्या होते हैं पेयर्स में होते हैं, जिस प्रकार जीन्स हमारे क्या होते हैं पेयर्स में होते हैं, उसी प्रकार जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्या होते हैं बेटा हमारे पेयर्स में होते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, पेयर्स में हमारी बॉडी क्या होती है डिप्लॉयड होती है, तो हमारे जो हर करेक्टर के क्या होंगे अलग अलग क्या हमारे क्या होंगे जीन्स होंगे, और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं। जीन्स पेयर्स पे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, और एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ, यानी कि जो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है उसको यूज करके उन्होंने क्या किया, मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन किया। अब बात ये आती है कि इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सट्टन ने जो वाल्टर सट्टन थे उन्होंने किसके ऊपर काम किया, उन्होंने काम किया भाई एक प्रकार के ग्रास ऊपर था उसके ऊपर उन्होंने काम किया। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रैकीस्टोला मैग्ना। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है भाई ये, और दूसरे जो ग्रास ऊपर होते हैं उनसे बड़ा होता है ये साइज में थोड़ा। ठीक है, सर साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रैकीस्टोला मैग्ना। और दूसरी बात करें, अगर हम बात करें बोवेरी की, तो बोवेरी ने किसके ऊपर काम किया था भाई, उन्होंने काम किया था सी अर्चिन के ऊपर। किसके ऊपर काम किया था, सी अर्चिन के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो ये सट्टॉन ने क्या किया भाई, सट्टॉन ने ऑब्जर्व किया था किसके बारे में, ग्रास ऊपर की टेस्टिस के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे कि उनके टेस्टिस के अंदर जो सेल डिवीजन है, जो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। और जो बोवेरी है, बोवेरी सी अर्चिन के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर जो डेवलपमेंट है फर्दर, जाइगोट की जो डेवलपमेंट है उसको स्टडी कर रहे थे। तो बोवेरी ने क्या पाया, बोवेरी ने ये पाया कि अगर जाइगोट में न्यूक्लियस नहीं है, अगर न्यूक्लियस को हटा लिया, न्यूक्लियर पार्ट को हटा लिया जाए जाइगोट के अंदर से, तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाएगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जो वो नहीं हो पाएगी, यानी कि जो पार्ट्स हैं सी अर्चिन के, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे विदाउट द न्यूक्लियस। तो उन्होंने बताया कि कोई भी उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और वो जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो हमारा कौन सा प्रेजेंट है भाई, वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं किसको, जितने भी ऑर्गन्स जो बन रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उनको कंट्रोल कौन करता है, क्रोमोसोम ही करते हैं। ठीक है, वैसे ही ग्रास ऊपर के अंदर भी देखा गया कि कुछ करेक्टर ऐसे हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द क्रोमोसोम्स, सट्टॉन द्वारा देखा गया ये। ठीक है, तो ये बात नोट डाउन करने वाली है कि सट्टॉन ने किस पे काम किया, बोवेरी ने किस पे काम किया। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। तो उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम की मदद से मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। जो इनके वर्क काम के कारण ही सट्टन एंड बोवेरी के काम के द्वारा जो सामने निकल करके आया, एक तो ये निकल करके आया कि जो एक पॉइंट हमारे कहां से है, एक पॉइंट हमारा ये आया कि जो क्रोमोसोम है दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। जिस प्रकार से जीन्स और फैक्टर्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर्स इन द केस ऑफ मेंडल, जैसे कि मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, तो उसी प्रकार जो फैक्टर का मतलब क्या आगे चल के जीन, हमें पता चला कि फैक्टर क्या है और कुछ नहीं जीन्स हैं,
और ये जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अगर ये जीन्स पर अगर ये पेयर्स में प्रेजेंट होंगे तो क्रोमोसोम भी क्या होंगे बेटा, पेयर से प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है, जस्ट लाइक है फैक्टर्स ऑफ द मेंडल। सेकेंड थिंग का क्या है, देखो वही बात हमारी आगे, जो क्रोमोसोम है दे अकर इन क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स, ठीक है। द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि जो दो एलील्स हैं एक जीन के, दो एलील हैं वो किस पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, होमोलोगस साइट्स जो होती हैं क्रोमोसोम की, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम की, उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। सीधी सी बात है भाई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ठीक है, जो एलील्स हों कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो पेयर्स में भाई एक जीन यहाँ पर है, एक एलील यहाँ पर है, तो ये भी हमारे पेयर्स में। अगर ये पेयर्स में है तो हमारे क्रोमोसोम भी हमारे क्या होंगे बेटा, ये भी हमारे पेयर्स में होंगे। तो ये एक रिजल्ट था किसका भाई, फाइंडिंग्स का, सट्टन एंड बोवेरी का, ठीक है। अब जो सट्टन एंड बोवेरी की जो थ्योरी है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है भाई, ठीक है, क्रोमोसोमल जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है, मेंडल के दो लॉ को एक्सप्लेन किया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा हमारा क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन दो चीजों को एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ सट्टन एंड बोवेरी एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो उनके फाइंडिंग्स थी सट्टन एंड बोवेरी की, उन फाइंडिंग्स को एक नाम दिया गया, वो नाम क्या दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपके सामने फिगर में एनसीईआरटी की फिगर है, आप देखोगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दो फेज होते हैं हमारे भाई, एक तो हमारी है इंटरफेज और ये हमारी जो है मियोटिक फेज है, ठीक है, मियोसिस है, ठीक है। तो इंटरफेज में क्या होता है, जो आपके जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन होती है बेटा, ये क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। इनकी जो कंसंट्रेशन क्या होती है, डबल हो जाती है। यहाँ पर जो प्लॉइडी लेवल हमारा क्या है, 2n है, कंसंट्रेशन हमारी क्या है, 2c है, मगर ड्यूरिंग ग्रोथ फेज आपके जो प्लॉइडी लेवल आपका 2n ही रहेगा और कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाती है, 4c हो जाती है। अब क्या देखोगे भाई, मियोसिस के एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, दीज बाइवेलेंट, ये जो बाइवेलेंट आपके हैं दे क्या होते हैं, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आके अलाइन कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहाँ पर भी क्या हमारा 2n है और कंसंट्रेशन 4c है हमारी, ठीक है। तो मियोसिस 1 के अंदर क्या हुआ, ये जो बाइवेलेंट थे ये कहाँ आके अलाइन कर गए अपने आप को, मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। अब देखो, अब ये जो बाइवेलेंट है दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जब डिवीजन होगी तो दो सेल बनेंगे हमारे, क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हर सेल में एक आपका क्या चले जाएगा, आपका क्रोमोसोम चला जाएगा। तो जो प्लॉइडी लेवल हमारा क्या हो जाएगा, 1n हो जाएगा और कंसंट्रेशन आपकी 2c हो जाएगी। अगेन 1n यहाँ पर और 2c कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये जो डिवीजन है मियोसिस 1 हमारी क्या थी, ये रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें जो आपका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी और जो प्लॉइडी लेवल है ये भी आपका हाफ हो जाएगा। ये डिप्लॉइड था हमारे, ये सेल हमारे क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। अब मियोसिस 2 के एनाफेज के अंदर क्या होगा, अगेन जो ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है दे अलाइन देमसेल्फ ऑन द मेटाफिजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट, और उसके बाद बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों सेपरेट कर जाएंगे इनटू द जर्म सेल्स, ठीक है। तो हर जर्म सेल के अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम आपका, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जो क्रोमेटिड है आपका ट्रांसफर कर जाएगा। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है हमारा किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर। अपने स्टेटमेंट याद होगी, उन्होंने क्या कहा था, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, द जो फैक्टर्स हैं दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच फैक्टर्स ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू ए गैमेट।
हर फैक्टर क्या है, एक अलग गैमेट में अपने आप को ट्रांसफर कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है भाई, देखो ये इनके ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है, जीन्स प्रेजेंट है, फैक्टर प्रेजेंट है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या है बेटा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। यानी कि देखो साथ में फैक्टर भी अलग हो रहा है, जीन भी अलग हो रहा है, साथ में क्या है, क्रोमोजोम भी अलग हो रहे हैं। तो क्रोमोजोम अलग होंगे तो साथ में जीन्स भी अलग होंगे। तो अलग अलग गैमेट के अंदर क्या होंगे, एक ही फैक्टर के दो अलग अलग अलील क्या कर जाएंगे, ट्रांसफर कर जाएंगे। तो ये जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की किसके बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एंड बोवेरी थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, उसके बेस पे कंपैरिजन दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ए वाला हमारा बेटा जीन के बारे में दे रखा है, बी वाला हमारा किसके बारे में दे रखा है, क्रोमोसोम के बारे में दे रखा है, बी वाला क्रोमोसोम के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीन अकर इन पेयर्स, दूसरी बात है जीन भी क्या है, पेयर्स पे अकर होते हैं, क्योंकि होमोलोगस साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, क्रोमोसोम भी हमारे क्या होते हैं बेटा, पेयर्स में होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ठीक है, फैक्टर की बात करें कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं सेपरेट कर जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, और हर जीन क्या है, ट्रांसमिट कर जाता है कि अपने अलग से अलग के गैमेट के अंदर। ठीक है, वैसे ही क्रोमोसोम की बात करें, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ इच पेयर इज ट्रांसमिट टू ए गैमेट। ठीक है, देखा होगा आपने, तो एक ये है और एक ये है, दो क्रोमोसोम है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हर एक पेयर, दोनों में से हर एक पेयर क्या अलग हो जाता है, और ये हर एक गैमेट में एक अलग अलग पेयर आपका क्या है, ट्रांसफर कर जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा दोनों सिमिलर है भाई, जो बिहेवियर है जीन का और क्रोमोसोम दोनों का है बेटा सेम है। नेक्स्ट हमारे क्या है, जो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट पेयर्स होते हैं, ठीक है, अगर डिप्लॉयड सेल की बात करें तो वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, उसी प्रकार से वन पेयर ऑफ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर, उसी प्रकार से क्या है, जो क्रोमोसोम है वो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अपने आप को क्या है, सेग्रीगेट कर लेगा विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अनदर पेयर। बात समझ में आ रही, ये आपका कंपैरिजन है बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द जीन। ठीक है, अभी सेकंड फिगर है फिगर 5.9, ये भी हमारा एनसीईआरटी की फिगर है। तो ये एनसीईआरटी हमें क्या बताने की कोशिश करी है, डायग्राम जो है फिगर 5.9 ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का, ये उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है। पहली पॉसिबिलिटी में क्या देखोगे भाई कि ये ऑरेंज कलर का जो आपके जो क्रोमोसोम है वो ग्रीन कलर के क्रोमोसोम के साथ क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा। येलो कलर वाला किसके साथ करेगा, रेड के साथ करेगा। आप देखोगे कि जो ऑरेंज वाला है दे आर सेग्रीगेटिंग फ्रॉम द ऑरेंज एंड ग्रीन आर सेग्रीगेटिंग फ्रॉम द येलो एंड रेड विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ऑरेंज के साथ क्या गया, ग्रीन गया, येलो के साथ क्या गया, रेड गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई ये ऑरेंज रेड के साथ जाएगा, यहाँ पर ये किसके साथ जा रहा है, ग्रीन के साथ भी जा सकता है और रेड के साथ भी जा सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या, ये ग्रीन के साथ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई ये दोनों ऑरेंज येलो एक साथ जाएंगे या ऑरेंज और रेड एक साथ जाएगा। ठीक है, पहले केस में हमारे क्या है, ऑरेंज और ग्रीन एक साथ गए और येलो एंड रेड एक साथ गए। ठीक है बेटा, अगेन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऑरेंज के साथ क्या जाए, रेड जाए, येलो के साथ क्या जाए, ग्रीन जाए। तो म्यूसिस 2 में क्या होगा, आफ्टर म्यूसिस 1 ये दोनों क्या करके बेटा, सेग्रीगेट करके फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ऑरेंज के साथ क्या गया, रेड गया, येलो के साथ क्या गया, ग्रीन वाला गया। अगेन आफ्टर म्यूसिस 2 दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। हर गैमेट के अंदर क्या है, एक अलग है क्रोमेटिड, एक पेयर का एक क्रोमेटिड क्या है आपका ट्रांसफर कर गया इनटू द गैमेट। ठीक है, तो देखिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ भी जा सकता है, वो रेड के साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली होंगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो सेकंड ये जो फिगर है फिगर 5.9 ये एक्सप्लेन कर रही है किसको भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। ठीक है, जो कि सट्टन एंड बोवेरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया। अब आती है कुछ साइलेंट फीचर्स क्या हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है, जो स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं बेटा, दे एक्ट एज ए ब्रिज
एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आपको पता ही होगा स्पर्म के अंदर भी क्या होते हैं, आपके 11 पेयर्स ऑफ 11 प्लस एक्स या वाई, ओवम के पास भी 11 प्लस क्या होते हैं, एक्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आधी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, आधी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है हेरिडिटी की। ठीक है, जब जाइगोट बनता है तो ये अगेन क्या बन जाते हैं, 22 प्लस एक्स एक्स या 22 प्लस एक्स वाई हमारा बन जाता है। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से, यानी कि फादर और मदर से क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करती है थ्रू स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पर्म और ओवम के पास क्या होना चाहिए, हेरिडिटी करेक्टर्स होने चाहिए, कैरी होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है भाई, कि जो बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो स्पर्म एंड जो एग है दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। किसी भी ऑफस्प्रिंग की हेरिडिटी को कंट्रीब्यूट करने में माता और पिता दोनों का ही बराबर का क्या होता है, रोल होता है। जैसे कि मैंने बताया 11 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स 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 और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 22 प्लस एक्स एक्स या 22 प्लस एक्स वाई। यानी कि जो करेक्टर्स होते हैं दोनों ही, जो ऑफस्प्रिंग के अंदर करेक्टर होते हैं उनको कंट्रीब्यूट करने वाले कौन होते हैं, दोनों ही स्पर्म एंड एग होते हैं। ठीक है, स्पर्म के द्वारा सिर्फ न्यूक्लियर पार्ट प्रोवाइड किया जाता है। न्यूक्लियर पार्ट यानी कि न्यूक्लियर पार्ट प्रोवाइड किया जाता है, इसका मतलब क्या, इसके पास क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इसके पास क्रोमोसोम्स होने चाहिए। ठीक है, as such hereditary character must be carried by the nuclear materials. There is fusion of the sperm and egg nuclei are during fertilization. ठीक है, फर्टिलाइजेशन दौरान क्या होता है, स्पर्म एंड एग का क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम होने चाहिए। क्रोमोसोम के पास क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम के पास है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन या हेरिडिटी करेक्टर्स के पास होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है भाई, जो बता चुका ऑलरेडी मैं आपको, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स हैं मस्ट कैरी द हेरिडिटी ट्रेट्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम के पास क्या होना जरूरी है, हेरिडिटी ट्रेट्स का होना जरूरी है, उनके पास होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एवरी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर हैज अ डेफिनिट रोल। ठीक है, हर क्रोमोसोम के पास और हर क्रोमोसोम पेयर के पास क्या होता है, एक डेफिनेट रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बोवेरी द्वारा एक काम किया गया था। ठीक है, बोवेरी ने क्या कहा था, अगर जाइगोट के अंदर से अगर हम क्या निकाल दें, न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसका मतलब है जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, और जो इंफॉर्मेशन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डेवलप करने की, वो किसके पास है, क्रोमोसोम के पास है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट, ये फाइंडिंग हमारे निकल सामने आई कि हर क्रोमोसोम के पास या हर क्रोमोसोम पेयर के पास एक डेफिनेट रोल होता है किसी भी जीव के विकास के लिए, जीव के विकास के लिए। अगर इन क्रोमोसोम में कोई लॉस होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है या उसका कुछ हिस्सा अगर लॉस हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे कि आपका एक सिस्टिक फिब्रोसिस एक बीमारी है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके चलते क्या होता है, लंग्स का जो इफेक्टिव एरिया होता है, यानी कि खास करके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, उसके अंदर म्यूकस बनाने वाले जो सेल्स होते हैं डैमेज होते चले जाते हैं, जिसके चलते लंग्स का क्या हो जाता है, लंग्स क्या डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शनल क्या होगी बेटा, यानी कि क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हुआ, जेनेटिक है यानी क्रोमोसोम के अंदर कोई डिफॉर्मेशन हुई, लॉस हुआ या कंप्लीट लॉस हुआ, जिसके चलते क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस बीमारी जो क्या है ट्रांसफर कर गई ही आने वाले जनरेशन के अंदर। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हमारा। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया है जो आगे हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था किसके बारे में, एक पढ़ेंगे आगे हम, एक तो हमारा सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, हेमोफीलिया हो गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेटा। ठीक है,
तो वो भी हमारे क्या है, एक क्रोमोजोम के एब्रीवेशन, यानी क्रोमोजोम के अंदर कोई चेंज आने के कारण, कंप्लीट लॉस या पार्टली लॉस ब्रेकडाउन होने के कारण, जी या किसी जीन के अंदर चेंज आने के कारण जो फंक्शनल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है किसी ऑर्गेनिज्म में। ठीक, कहने का मतलब है कि क्रोमोजोम के अंदर कोई लॉस होता है, उसके चलते क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। कई बार देखा होगा आपने, कई बच्चों में क्या होता है, जन्मजात कोई हाथ डेवलप नहीं होता है, पाँव डेवलप नहीं होता है, आंखें डेवलप नहीं होती हैं। तो ये सारा किस लिए होता है, सारा खेल होता है किसका बेटा, क्रोमोजोम्स का। सारा खेल किसका होता है, क्रोमोजोम का होता है। तो ये बात भी एक्सप्लेन करती है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, हेरिडिटी ट्रेट्स की तरह ही क्रोमोजोम रिटेन देयर नंबर। वे हेरिडिटी ट्रेट्स की, लाइक द हेरिडिटी ट्रेट्स, तो क्रोमोजोम है ये अपने नंबर को रिटेन करते हैं, स्ट्रक्चर को, इंडिविजुअलिटी को थ्रू आउट लाइफ क्या है, रिटेन करते हैं, बनाए रखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ये इनका नंबर है, इनका स्ट्रक्चर और इनकी जो इंडिविजुअलिटी है, इनको ये मेंटेन करते हैं थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन और विद इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें लॉस होता है तो सीधी सी बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है किसी जीव के अंदर। ठीक है भाई। छठा पॉइंट क्या कहता है, जो बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स इन द सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल। ठीक है, बॉडी के जो सेल्स होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होते हैं बेटा, जो क्रोमोसोम है और जो जीन्स होते हैं क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, यानी या फिर जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी कि जो आपके मदर गैमिट सेल्स होते हैं, जो गैमिट मदर सेल्स होते हैं, उनकी भी क्या होती है, प्लॉइडी लेवल 2 होता है, डिप्लॉइड होता है। तो जब पूरी बॉडी के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर भी हमारा जो क्रोमोसोम है 2n होते हैं, यानी कि पेयर में होते हैं। तो पेयर में होंगे तो सीधी सी बात है, जीन्स से हमारे क्या होंगे बेटा, पेयर में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो ए गैमिट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम। एक गैमिट के अंदर क्या सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा। जैसे कि हमने फिगर 5.9 की मदद से या फिगर 5.8 की मदद से हमने जानने की कोशिश की थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो वहां से देखा था जर्म सेल्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो टाइप। ठीक है बेटा, एंड ओनली वन ऑफ द 2 एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर। भाई होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, एलील्स प्रेजेंट है। अब गैमिट फॉर्मेशन होगी तो ये होमोलोगस पेयर जो हमारा है ये क्या है, अलग सेपरेट कर जाएगा। तो हर गैमिट में क्या होगा, एक सेपरेट क्रोमेटिड पहुंच जाएगा एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। यानी कि एक जो एलील था हमारा इस गैमिट में आ गया, दूसरा जो एलील था हमारा ये वाला, ये हमारा किस में आ गया, दूसरे गैमिट के अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द पेयर्ड कंडीशन जो होती है, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर आर इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जो पेयर्ड कंडीशन है क्रोमोसोम्स की और जो मेंडेलियन फैक्टर थे यानी कि जीन्स की बात हो रही है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है, दोबारा से रिस्टोर कर जाती है। जैसा कि मैंने बताया था 11 + x और 11 + x जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग के अंदर तो हमारा 22 + xx हो जाती है। यानी कि नॉर्मल जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, जो कंडीशन होती है दोबारा से रिस्टोर हो जाती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये भी एक फाइंडिंग थी हमारी किसकी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। 9th पॉइंट क्या कहता है कि जो जेनेटिक होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस कैन बी सजेस्टेड बाय क्रोमोसोमल टाइप एंड बिहेवियर। भाई होमोजीनियस यानी कि होमोजीनियस के भाई एक प्रकार के ही जो जेनेटिक मेकअप की बात करें, भाई एक ही प्रकार का क्या होगा, सेम टाइप ऑफ जीन्स होंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, या कोई क्रोमोसोम डोमिनेंट है या कोई रिसेसिव है, ये किसके द्वारा डिपेंड, किसके द्वारा सजेस्ट किया जाएगा कि जो क्रोमोसोम है किस प्रकार का है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो होमोजेनेटिक है या हेट्रोजेनेटिक है या कोई क्रोमोसोम डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। कौन डिसाइड करेगा, क्रोमोसोम का टाइप और उसका बिहेवियर। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं दे सिनेप्स ड्यूरिंग म्यूसिस। म्यूसिस के दौरान क्या है, सिनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद ये सेपरेट और सेग्रीगेट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली इनटू डिफरेंट सेल्स व्हिच एस्टैब्लिशेस द
क्वांटिटेटिव बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फिगर 5.9 की मदद से। ठीक है, म्यूसिस के दौरान क्या होता है बेटा, सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, जिसके चलते उसके बाद क्या होता है, जो पेयर्स होते हैं दे सेपरेट करते, अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, और हर एक जो फैक्टर है वो एक दूसरे से क्या है, सेग्रीगेट कर जाता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। और जो ऑफस्प्रिंग है, जो गैमिट है, उसके अंदर अपने आप को असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली। ये हमारा 10वां पॉइंट एक्सप्लेन करता है। 11वां पॉइंट क्या करता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स होता है इंडिविजुअल का, वो किसके द्वारा बताया जाता है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जो कि सट्टन और उसके कलीग्स थे, उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, सेक्स होता है क्रोमोसोम का, वो भी कौन है, डेट्रीमेंटल है, जो कि बताता है कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा, कि मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। ठीक है भाई, तो ये तो था बेटा हमारा किसके बारे में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और आपका दिन क्या हो, शुभ हो।